नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स के साथ बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से ज्यादा छात्र टीमें भाग लेंगी। इस अवसर पर पीएम मोदी टीमों को संबोधित भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों द्वारा 250 से ज्यादा समस्या विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह है। छात्रों का कहना है कि इनोवेशन से जो सीखा है वो बेहद फायदेमंद होता है और प्रेरणा देता है कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार करेंगे वितरित। विभिन्न श्रेणियों में 45 विजेताओं को दिए जाएंगे पुरस्कार। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति सम्मान समारोह में होंगे शामिल। पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। इस वर्ष 1,94,000 ग्राम पंचायतों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट पंचायतों को सम्मानित करेंगी। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 72 साल में पहली बार एक किसान के बेटे सभापति के तौर पर सदन का कर रहे हैं संचालन, लेकिन विपक्ष संसदीय मर्यादाओं और आचरण का नहीं कर रहा है पालन। मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर लगाया भारत विरोधी होने का आरोप। कहा, राज्यसभा सभापति के खिलाफ नोटिस देने का कोई भी नाटक हम नहीं होने देंगे कामयाब। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए हुई स्थगित। मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, देश के सामने आ रहा है सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच का लिंक। कहा, कांग्रेस खड़ी है भारत विरोधियों के साथ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के संबंधों को लेकर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस बताए उसका सोरोस से क्या है संबंध। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, स्विट्जरलैंड में कुल जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल लाइन एक साल में देश में बिछाई गई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एनसीपी शरद चंद्र पवार सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में रेलवे द्वारा किए गए कार्य की सराहना की, जिस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के कार्यों की सराहना के लिए सांसद का आभार जताया। चौतरफा निंदा के बीच बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बात कबूली। कहा, अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाएं हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका दौरे के एक दिन बाद ही बांग्लादेश सरकार ने सच्चाई स्वीकार की है। विक्रम मिस्री ने ढाका में अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया था और उनकी सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता से अवगत भी कराया था। आम आदमी पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। पार्टी ने कांग्रेस से किनारा करते हुए एकला चलो की नीति है अपनाई। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। शीर्ष अदालत ने आबकारी नीति मामले से जुड़े करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव की उनकी मांग को मंजूर किया। मनीष सिसोदिया के आग्रह पर अदालत ने हफ्ते में 2 बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी लगाने की शर्त हटाई। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कहा कि वे नियमित रूप से ट्रायल में हो शामिल। राजस्थान के दौसा जिले के काली खाड़ में बोरवेल में गिरे 5 वर्षीय मासूम को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। सोमवार को आर्यन नाम का बच्चा खेलते समय बोरवेल में गिर गया था। मासूम 160 फीट गहरे बोरवेल में करीब 150 फीट पर अटका हुआ है। बोरवेल के समीप खुदाई कर बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 10 जेसीबी और ट्रैक्टर से तेजी से मिट्टी निकाली जा रही है।
गैंगस्टर और आतंकी सांठगांठ मामले में पंजाब और हरियाणा में 9 जगहों पर एनआईए का तलाशी अभियान। पंजाब के बठिंडा, मुक्तसर, मानसा और मोगा समेत 8 जगहों और हरियाणा में 1 जगह पर तलाशी जारी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की सराहना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नए आयाम छुए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने फिर एक भाजपा नेता की कर दी हत्या। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के सोमनपल्ली गांव में भाजपा नेता मंडो राम के घर इस वारदात को दिया गया अंजाम। पिछले सप्ताह भर में भाजपा से ताल्लुक रखने वाले 2 पूर्व सरपंच सहित 3 भाजपा नेताओं की नक्सली कर चुके हैं हत्या। नक्सलियों ने पर्चा जारी कर नेताओं को भाजपा छोड़ने की चेतावनी दी है। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्डेल को साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल सिग्डेल और भारतीय सेना प्रमुख के बीच बातचीत का कार्यक्रम है। इससे पहले नेपाल के सेना प्रमुख जनरल सिग्डेल ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये पावन उत्सव हर किसी को कर्मयोग की राह दिखाए। जय श्री कृष्णा। प्रधानमंत्री आज महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचनाओं के संग्रह का विमोचन करेंगे। 23 खंडों का संग्रह सिनी विश्वनाथन द्वारा संकलित और संपादित किया गया है। सुब्रमण्य भारती एक देशभक्त पत्रकार, दार्शनिक, सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस दिग्गज कवि को उद्धृत भी किया है। यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए पूरे शहर के कोने कोने को सजाया और संवारा जा रहा है। प्रयागराज में दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। इंदौर से आई मशहूर रंगोली कलाकार शिखा शर्मा ने 11 टन रंग से रंगोली बनाकर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छता का संदेश देने की तैयारी की है। करीब 55,000 स्क्वायर फीट एरिया में 11 टन रंग से बनने वाली ये रंगोली लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगी। इसके लिए लंदन से लिम्का बुक की टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में तेज वर्षा का अनुमान लगाया। तमिलनाडु, कराईकल, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के कई क्षेत्रों में आज तेज वर्षा की है संभावना। मौसम विभाग के अनुसार उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की संभावना। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कोहरा और धुंध छाए रहने का अनुमान। राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां हटने के बाद प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की धुंध की परत देखी गई। वहीं मुंबई शहर के कई हिस्सों में प्रदूषण के कारण धुंध की परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित कई जिलों में जमकर बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में आई गिरावट। आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर चली। बर्फबारी के कारण स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद लिया। संजय मल्होत्रा ने आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पर पदभार संभाला। उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया। इससे पहले मल्होत्रा राजस्व विभाग में सचिव के तौर पर कार्यरत थे। आर्थिक मामलों के सचिव संजय सेठ को राजस्व विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। निवर्तमान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किए जाने के बाद सेठ को दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज मामूली बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में सेंसेक्स हरे निशान जबकि निफ्टी लाल निशान के साथ बंद हुए। देश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही भारत में वयस्क महिलाओं की गरीबी दर में भी कमी आई है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के एक नए शोध पत्र के अनुसार 2017-18 से 2022-23 के दौरान भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 24.6% से बढ़कर 41.5% हो गई है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वृद्धि कोविड महामारी से पहले ही शुरू हो चुकी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों विशेषकर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में महिला श्रम भागीदारी दर में सुधार हुआ है। भारत में सभी श्रेणियों में वाहनों की रिटेल बिक्री नवंबर में 11% बढ़कर 32,08,000 यूनिट्स हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 28,85,000 यूनिट्स थी। CII द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति एक बड़ी चुनौती है और इसकी एक सबसे बड़ी वजह आपसी युद्ध होना है। युद्ध से बचना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सरकार और उद्योग को मिलकर शांति बहाल करने के लिए काम करने की जरूरत है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि 2047 तक भारत की इकोनॉमी को $3 ट्रिलियन में $30 ट्रिलियन करना है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जरूरत है। GDP की रफ्तार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में धीमी रहने के बीच S&P ग्लोबल रेटिंग्स को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में भी मजबूत वृद्धि के लिए तैयार है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अर्थशास्त्री विश्रुत राणा ने कहा कि मजबूती शहरी खपत, सेवा क्षेत्र में स्थिर वृद्धि और बुनियादी ढांचे में जारी निवेश से 2025 में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना मिली। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 9 दिसंबर 2024 को आयोजित नीलामी में 1000 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना भी शामिल है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने $16.4 अरब में कोवेस्ट्रो का अधिग्रहण करने के अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग ने DAAMIPL के खिलाफ दायर अपनी दिवाला याचिका को बहाल करने के लिए NCLT का रुख किया। जेप्टो के मानव संसाधन प्रमुख मार्टिन दिनेश गोमेज ने दिया इस्तीफा, जिसके बाद कंपनी ने मुख्य संस्कृति अधिकारी का नया पद सृजित करते हुए चंदन मंदिरत्ता की नियुक्ति की। ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी मामले में फरार व्यवसायी मेहुल चौकसी की जब्त की गई 2500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की बहाली शुरू की। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश नवंबर 2024 में मासिक आधार पर 14% घटकर 35,943 करोड़ रहा।
एमफी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने एसआईपी में 25,320 करोड़ रुपए का निवेश आया। अक्टूबर में ये 25,323 करोड़ रुपए था। भारत सरकार ने सीरिया में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद मंगलवार को 75 भारतीय नागरिकों को सीरिया से सुरक्षित निकाले गए लोगों में से 44 लोग जम्मू और कश्मीर से हैं। ये लोग सईदा ज़ैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित लेबनान पहुंच गए हैं और वे उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लौटेंगे। सीरिया में भारतीय नागरिकों के अनुरोध और सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद दमिश्क और बेरूत में भारतीय दूतावासों द्वारा नागरिकों को सुरक्षित निकालने का कार्य किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत ही नहीं विदेश में भी गुस्सा बढ़ा। कनाडा में हिंदू समुदाय ने हमलों के खिलाफ बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के लिए हिंदू समुदाय के सदस्य टोरंटो में बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास के बाहर एकत्रित हुए और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके 15 दिसंबर से भारत की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। दिसानायके अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति दिसानायके के साथ विदेश मंत्री विजिता हेरत और उप वित्त मंत्री अनिल जयंत फर्नांडो भी मौजूद रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा, हम सीरिया में नई सरकार के साथ संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन अगर ईरानी हथियार सीरिया के माध्यम से हिजबुल्ला को हस्तांतरित किए गए या इजराइल पर हमला किया गया तो जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। दक्षिण पूर्वी यूक्रेनी शहर जापोरिजिया में एक रूसी मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए, जबकि कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने टेलीग्राम पर बताया कि बचाव कार्य जारी है। मलबे में दबे कम से कम 8 और लोगों की तलाश की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को क्रूर बताया और सहयोगियों से यूक्रेन को हवाई सुरक्षा प्रदान करने की अपील की। रूस यूक्रेन में नियमित रूप से जापोरिजिया और आसपास के क्षेत्र पर हमले करता रहता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच 13वें दौर का मुकाबला आज खेला जाएगा। 12 राउंड के बाद स्कोर 6-6 की बराबरी पर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने टॉस जीत गेंदबाजी का लिया फैसला। 2 मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले ही सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। ग्रेटर नोएडा में स्थित आईटीबीपी के लखनावली कैंप में 13वीं ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर से आई 24 टीमों के 300 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जेएनयू में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश अपनी विरासत और अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति के बल पर 2047 तक विकसित देश बनने के सपने को पूरा कर लेगा। केंद्रीय खेल मंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और देश को विकसित देश बनाने की दिशा में आगे आएं। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अरीना सबालेंका WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। उन्हें सबालेंका ने साल 2024 में 4 खिताब अपने नाम किए हैं। चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने अटलांटा को 3-2 से हरा दिया। इस मैच में किलियन एम्बाप्पे ने चैंपियंस लीग में अपना 50वां गोल किया। चैंपियंस लीग में लिवरपूल ने जिरोना को 1-0 से हरा दिया। लिवरपूल के लिए मोहम्मद सालाह ने विजयी गोल किया। इस जीत के बाद लिवरपूल का अंतिम 16 में पहुंचना लगभग तय हो गया है। चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख ने शख्तर डोनेस्क को 5-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही बायर्न की अंतिम 16 में पहुंचने की उम्मीद मजबूत हुई है। चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन ने सॉल्सबर्ग को 3-0 से मात दी। सितंबर के बाद ये चैंपियंस लीग में PSG की पहली जीत है।
चैंपियंस लीग में बायर लेवरकुसेन ने इंटर मिलान को 1-0 से हरा दिया। चैंपियंस लीग के इस सीजन में यह पहला मौका है जब इंटर मिलान ने कोई गोल गंवाया है। चैंपियंस लीग में आज बोरुसिया डोर्टमंड का सामना बार्सिलोना से होगा। डोर्टमंड के कई खिलाड़ी चोट के चलते इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। बार्सिलोना के मैनेजर हैंसी फ्लिक को उम्मीद है कि उनकी युवा टीम बोरुसिया डोर्टमंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करेगी। चैंपियंस लीग में आज मैनचेस्टर सिटी का सामना यूवेंटस से होगा। मैन सिटी ने चैंपियंस लीग में अपने 5 में से सिर्फ 2 मुकाबले ही जीते हैं। हंगरी में 25 मीटर स्विमिंग विश्व चैंपियनशिप के पहले ही दिन नया विश्व रिकॉर्ड देखने को मिला। कनाडा की समर मैकिंटोश ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर राज कपूर की 100वीं जयंती से पहले कपूर परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर पीएम ने करीना कपूर के दोनों बेटों तैमूर और जय के एक स्पेशल गिफ्ट भी भिजवाया। विजय सेतुपति की तमिल फिल्म महाराजा 2018 में रिलीज हुई। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद से चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। रणवीर सिंह की डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात के 14 साल पूरे होने पर एक भावुक नोट लिखते हुए इसका जश्न मनाया गया। अभिनेता ने लिखा कि ये वो समय था जब उनके सपने हकीकत बन गए। शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन और अब्राहम के साथ आगामी फिल्म मुफासा द लॉयन किंग में काम करने के अनुभवों को किया साझा। शाहरुख खान के छोटे बेटे अब्राहम ने भी फिल्म में युवा मुफासा की आवाज दी है। कान विनिंग फिल्म ऑल वी इमेज एज लाइट को पुष्पा 2 की वजह से नहीं मिली स्क्रीन, जिसे लेकर विक्रमादित्य ने सिनेमाघरों पर कटाक्ष किया। साथ ही फिल्म पुष्पा 2 को दी गई स्क्रीन की संख्या का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया। फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के छठे दिन 38.58 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी से के साथ फिल्म ने अब तक कुल 632.03 करोड़ रुपए का कारोबार किया। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म पुष्पा 2 के प्रमोशन के लिए मुंबई के जुहू पहुंची। इस दौरान रश्मिका के फैंस ने लाल गुलाब देकर उनका स्वागत किया। सुजय घोष ने फिल्म पुष्पा 2 की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें फिल्म को देखने में बहुत मजा आया और सबसे महान जादूगर अल्लू अर्जुन ने उन्हें सम्मोहित कर लिया। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने 2010 में रिलीज हुई अपनी पहली फिल्म 3 पत्ती की असफलता पर बात करते हुए कहा कि वो फिल्म के बाद काफी टूट गई थी क्योंकि उन्होंने इसके असफल होने की उम्मीद नहीं थी। कोरियोग्राफर जॉनी मास्टर ने डांसर्स एंड डांस डायरेक्टर्स एसोसिएशन से अपने निष्कासन की अफवाहों को निराधार बताते हुए इसे खारिज कर दिया। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन बॉक्स ऑफिस पर 25 दिसंबर 2024 को होगी रिलीज। फिल्म बेबी जॉन में सलमान खान का होगा कैमियो। पुष्पा 2 के बाद फहद फाजिल अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म इडियट्स ऑफ इस्तांबुल के लिए हैं तैयार। ये एक अपरंपरागत प्रेम कहानी है जिसमें उनके साथ तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में होंगी। प्राजक्ता कोहली और रोहित सराफ की रिलीज मिसमैच सीजन 3 13 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। रैपर हनी सिंह के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री यो यो हनी सिंह फेमस का ट्रेलर हुआ जारी। डॉक्यूमेंट्री 20 दिसंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। रूपाली गांगुली पहली बार अपनी सौतेली बेटी ईशा के आरोपों पर खुलकर बोलती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें उन्हें प्रभावित करती हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।